नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड को मैंने प्रीवियस जो पार्ट्स थे उनमें सॉल्व करवा दिया। आप जाइए और चैनल पे देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज पार्ट थर्ड की, जिसके अंदर हम प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां बच्चों, द्वैत संयोग की समस्या, यानी कि जो एक व्यक्ति को वस्तु की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है कि ये आपस में जिन वस्तुओं का लेन देन कर रहे हों वो इनके आपस में आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हों। मूल्य मापन का अभाव। हम वस्तु विनिमय प्रणाली में जब भी कोई वस्तु होती है तो उसका मापन नहीं कर सकते। मान के चलिए एक किसान है जो कि बेल रखता है और इस बैल के बदले में वो कुछ दवाइयाँ या फिर हम मान के चलते कुछ स्वेटर वगैरह लेना चाहता है। तो यहाँ पे बैल के बदले अगर दवाइयाँ लेगा और या फिर दवाइयों के बदले यदि बैल लेगा, तो इन दोनों ही वस्तुओं का, पहला बैल और दूसरा दवाइयाँ, इनका मूल्य मापन करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, संचय की कठिनाई। हम यहाँ पे वस्तु विनिमय बैल को या फिर दवाइयों को भविष्य के लिए संचित नहीं कर सकते हैं। विभाज्यता का अभाव। जैसे मान के चलिए वस्तु विनिमय मैंने बैल का प्रयोग किया तो मैं बैल को विभाजित नहीं कर सकती हूँ। और भविष्य के भुगतान में कठिनाई। जब हम वस्तुओं को संचय ही नहीं कर पाएंगे तो भविष्य के भुगतान में भी हमें क्या होगी? कठिनाई होगी। लेकिन इन सभी कमियों को दूर किसने किया है? मुद्रा ने। मुद्रा ने इन कमियों को कैसे दूर किया है? तो देखें, सामान्य स्वीकृत माध्यम, यानी कि मुद्रा एक ऐसी प्रणाली है, विनिमय प्रणाली है जो कि सबके द्वारा स्वीकार्य जाती है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो या फिर किसी भी समय पे हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, सभी जगह मुद्रा स्वीकार्य होती है। मूल्य का मापदंड। और मुद्रा के द्वारा आप किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। मूल्य का संचयन। हम मुद्रा को बचत के रूप में भी रखकर उसे भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऋणों का भुगतान संभव। अब हम जो भी ऋण लेते हैं तो वो ऋण भविष्य में हमें चुकाना होता है, तो भविष्य के अंदर हम अपने ऋणों का भुगतान भी मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। व्यापार को सरल बनाती है। अब जब मुद्रा सभी जगह कि सभी स्थान, समय, क्षेत्र, सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार्य होती है और भविष्य के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, तो ये व्यापार को सरल बनाती है, चाहे देशी व्यापार हो या फिर विदेशी व्यापार हो। तो निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी प्रमुख जो कमियां हैं उनको दूर कर आधुनिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप बनाया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। दी गई सारणी में पूर्ति की मूल्य लोच ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमें ES फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें P1 दिया है 100, Q1 दिया है 10, P2 है हमारा 120 और Q2 है हमारा 12। तो हम ES का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P। तो यहाँ पे डेल Q के अगर हम अंतर को देखें तो 12 माइनस 10 यहाँ पे आ जाता है हमारा 2 और डिवाइडेड बाय Q1 है हमारा 10 इंटू P है हमारा 100, P1 मतलब, और डेल P और दो, एक 120 और एक 100, इनका जो डिफरेंस है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे 20 का। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हमारा आता है आंसर 1। तो 1 क्या है? 1 हमारी एकात्मक लोच है, एकात्मक लोच है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ES बराबर है 1 के। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे कुल संप्राप्ति TR और सीमांत संप्राप्ति MR की गणना करनी है। अब आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है और इसी के साथ में आपको प्राइस गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है TR और फाइंड आउट करना है MR। तो यहाँ पे पहले हम क्वांटिटी लिख देते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0, 1, 2 और 3, और P हमें गिवन है सब किसी भी क्वांटिटी में, हर क्वांटिटी का, यानी 10 रुपीज़ एक बिस्किट का पैकेट जैसे 10 रुपीज़ का है, और 2 लेंगे तो वो भी 10 का है, मतलब हमारा जो कीमत है वो फिक्स्ड है। अब TR का सीधा सा फॉर्मूला होता है P इंटू Q, इसे हम TR फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाता है, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आएगा, 2 इंटू 10 करते हैं 20 आता है, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हो गया हमारा TR फाइंड आउट। अब आइए MR फाइंड आउट करते हैं। MR फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है TR डिवाइडेड बाय डेल Q।
इसका मतलब हमें टी आर का जो चेंज है और डेल क्यू का जो चेंज है उसको डिवाइड करना है। अब जैसे टी आर का चेंज, हम ऊपर कोई चेंज नहीं है तो यहाँ डैश लेके चलेंगे। इन दोनों में चेंज कितना है 10 का, तो एक बार ही मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेती हूँ और यहाँ पे 10 का चेंज लिख देती हूँ। अब है अपॉन, और इनमें देखूंगी चेंज कितना है क्वांटिटी में, तो ये है हमारा 1 का। ठीक है, 0 और 1 में 1 का चेंज है, तो हमारा कितना हुआ डिवाइड करने पे 1 10 10, तो ये आ गया 10। इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी। दोबारा देखिए, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में 20 और 10 का डिफरेंस कितना है 10, और 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे भी मेरा आ जाता है 10, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। एक और देखते हैं, 30 और 20 का डिफरेंस है 10, और 3 और 2 का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी हमारा 10 आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा हमको ज्ञात करनी है। तो हमारे जो फॉर्मूला है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया है क्यू डी इज इक्वल टू 1000 माइनस पी और क्यू एस इज इक्वल टू 700 प्लस 2 पी। तो सबसे पहले संतुलन कीमत को ज्ञात करते हैं, तो इक्वेशन लिखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। अब क्यू डी का क्या था, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है 1000 माइनस पी इज इक्वल टू, फिर क्यू एस का कितना दिया है 700 प्लस 2 पी। इसे हम सॉल्व करते हैं, 1000 इधर लिख देंगे। ये 700 जब इजिकल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो फिर -700 लिखकर इजिकल टू फिर 2p, और ये माइनस का जो p है ये इस साइड चले जाएगा तो ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है p। इस तरीके से आ जाएगा। 1000 माइनस 700 करो 300 इजिकल टू 2p प्लस p 3p। अब यहाँ पे p इधर रहने देते हैं, p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो p के पास 3 है इसे अपॉन करके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, यानी कि हमारी संतुलन कीमत कितनी आ गई बच्चों 100। अब हम फाइंड आउट करते हैं संतुलन मात्रा को। तो यहाँ पे संतुलन मात्रा फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो संतुलन मात्रा यानी कि पूर्ति ये फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू एस इज इक्वल टू 700 प्लस 2p। तो क्यू एस फाइंड आउट करने के लिए 700 का 700 प्लस 2 और p हमारा कितना है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 700 प्लस 2 इंटू 100 करेंगे 200, तो कितना गया 900। तो ये हो गया हमारी संतुलन मात्रा हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित को समझाइए, नकद कोष अनुपात यानी कि CRR तथा वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है। तो नकद कोष अनुपात जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, ये वे न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का नकद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। मान के चलिए ये तो हो गया हमारा बैंक जिसे हमने नाम दे दिया SBI, और ये हो गया हमारा RBI। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये SBI कुछ प्रतिशत पार्ट अपना यहाँ पे RBI में रखता है उसे हम क्या कह देते हैं CRR। वहीं इसका उद्देश्य बैंकों के ऋण की क्षमता को नियंत्रित करना है। CRR बढ़ने से या CRR बढ़ाने से ऋण क्षमता घटती है और घटाने से बढ़ती है। अब यदि CRR को प्रतिशत हम बढ़ा देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को जब RBI में पैसा रखना पड़ेगा तो इससे बैंकों की क्या घट जाती है, ऋण क्षमता घट जाएगी। लेकिन इसके उलट अगर CRR हम कम कर देते हैं तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे पाएंगे, ऋण दे पाएंगे जनता को। नेक्स्ट आता है वैधानिक तरलता अनुपात जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। ये वे न्यूनतम प्रतिशत है जिसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। अब बच्चों SLR क्या है, जैसे ये बैंक है हमारा SBI, तो SBI अपना कुछ प्रतिशत अपने पास रखेगी, बाकी का RBI को दे देगी। अब जो RBI को दे रही है वो तो है CRR, और जो अपने पास रख रही है वो है SLR। और ये SLR किस रूप में रखती है, नकद में, सोने में या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की तरलता बनाए रखना है, यानी कि जब भी कोई ग्राहक अपना पैसा बहुत बड़ी मात्रा में मांगने आता है या बहुत सारे ग्राहकों के समूह आते हैं तो यहाँ पे बैंक उन्हें आराम से नकद का भुगतान कर सकता है, यानी कि तरलता को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट है रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर। रेपो दर को रेपो रेट भी कहा जाता है। ये वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, यानी ये हम बना देते हैं दोबारा से अपना SBI और ये बना देते हैं हम RBI। यहाँ पे
आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है वो रेट तो कहलाती है हमारी रेपो रेट। इस रेपो रेट भरने पर ऋण महंगा हो जाता है, इससे मुद्रा की आपूर्ति कम होती है। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जस्ट है उल्टा, यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, रिवर्स रेपो दर भरने पर बैंक आरबीआई के पास अधिक धन जमा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। बजट रेखा तथा अनभिलाषा वक्र, अनाभिलाषा नहीं है, यह है अनाधिमान, अनाधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता व इष्टतम चयन समझाइए। तो उपभोक्ता का इष्टतम चयन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता को अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों के अंतर्गत अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। व्याख्या करें तो बजट रेखा उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों को दर्शाती है, यानी हम यहाँ पे एक बजट रेखा बना देते हैं जो कि उपभोक्ता की आय को भी दर्शा रही है और P1 X1 P2 X2 और उपभोक्ता की आय को भी दर्शा रही है। अनाधिमान वक्र, यह है आपका इंडिफरेंस कर्व। अनाधिमान वक्र उपभोक्ता की समान संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। अब समान संतुष्टि स्तर को आईसी वक्र दर्शाता है। इष्टतम चयन उस बिंदु पर होता है जहां बजट रेखा किसी अनाधिमान वक्र को स्पर्श करती है। अब हम इष्टतम चयन यानी उपभोक्ता का इष्टतम सबसे अच्छा चयन क्या होगा, जहां पे उसका ये संतुष्टि स्तर का आईसी वक्र इस पॉइंट को यानी कि बजट रेखा के इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट। तो ए पॉइंट वो इष्टतम चयन है जहां पे उपभोक्ता अपनी पूरी आय लेकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। निष्कर्ष है कि इस बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है और आय पूरी तरह खर्च हो जाती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं मांग वक्र में स्थानांतरण क्या होता है। डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व के अंदर स्थानांतरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिमांड कर्व को यहाँ पे बना लिया जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। जब किसी वस्तु की मांग मूल्य के अतिरिक्त अन्य कारणों से बदलती है तो मांग वक्र में स्थानांतरण होता है। बिल्कुल, अगर वस्तु की डिमांड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या तो हम कम कर देंगे या फिर हम ज़्यादा करेंगे, दोनों ही कंडीशन के अंदर मांग वक्र में चेंजेस आएंगे। जैसे कम होती है तो ये बाईं तरफ आता है और अगर ज़्यादा मांग होती है तो दाईं तरफ जाता है। दाएं और स्थानांतरण के कारण, अब जब ये दाईं ओर जा रहा है यानी इस जगह आ रहा है, तो यहाँ पे आने के क्या कारण है, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ गई जिससे वो वस्तुओं की ज़्यादा मांग करने लगा है, या उपभोक्ता की रुचि बढ़ना, उपभोक्ता अब और वस्तुओं को पसंद करने लगा है, विकल्प वस्तु के मूल्य में वृद्धि, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता यूज़ कर रहा था उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो दूसरी वस्तु पे आ जाए, इस वजह से भी उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बाईं ओर स्थानांतरण के कारण। बाईं ओर यानी कि ये वाली लाइन पे जहाँ पे वस्तु की मांग कम हो रही है, आय में कमी, उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो मांग भी कम हो जाएगी। रुचि में कमी, उपभोक्ता को अब उस वस्तु को लेने का मन नहीं है तो भी मांग कम हो जाएगी। विकल्प वस्तु के मूल्य में कमी, या फिर हो सकता है दूसरी किसी वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है तो उपभोक्ता वापस से उस कम कीमत वाली वस्तुओं का क्रय करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिवर्ती अनुपात नियम को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो परिवर्ती अनुपात नियम के अनुसार जब उत्पादन के एक कारक को स्थिर रखते हुए दूसरे कारक को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, पहले बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरा घटते प्रतिफल की अवस्था और लास्ट है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अगर हम यहाँ पे हम निष्कर्ष के ऊपर पहुँचने के बाद एक रेखा चित्र बनाते हैं जो कि परिवर्ती अनुपातों के नियम को दर्शाता है। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके का एक रेखा चित्र बनाया है जिसके अंदर मैं टीपी और एमपी में संबंध बताऊंगी। बच्चों जैसे जैसे हमारा टीपी बढ़ता है यानी जैसे जैसे मान के चलिए हमें प्यास लगी, हमने पानी पीना शुरू कर दिया और यहाँ पे ये हम टीपी लेके चलते हैं और इसी के साथ साथ हमारी जो एमपी है वो भी बढ़ती जाएगी और लेकिन टीपी से कम स्तर पे। अब ये एमपी जब बढ़ती जाएगी तो आप देखिएगा ये नेगेटिव भी हो जाती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीपी का जो सबसे उच्चतम स्तर होता है यानी कि मान के चलिए ए बिंदु उच्चतम स्तर है तो एमपी, इसे एमपी कह देते हैं, एमपी भी अपने उच्चतम स्तर पे रहती है और जब टीपी धीरे धीरे गिरने लगता है तो एमपी भी धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन और अगर टीपी ऋणात्मक रूप से गिरता है तो एमपी बिल्कुल कहाँ चले जाती है, नेगेटिव में चले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी फर्स्ट स्टेज है और उसके बाद यहाँ पे जब थोड़ा बहुत ही गिरने लगता है बिल्कुल हाई पीक पे पहुँच के ये इसकी सेकंड स्टेज है। देन लास्ट जब ये गिरने लगता है तो ये इसकी थर्ड स्टेज पे आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अथवा के प्रश्न को देखते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत LAC तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत है कि ये दीर्घकाल में प्रति इकाई उत्पादन की लागत को दर्शाती है
ये यू आकार की होती है। और दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है? ये उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की लागत होती है। इनमें संबंध है कि LMC वक्र LAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। हम आपको LMC और LAC का एक कर्व बना के दिखाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपने आउटपुट ले लिया और ये आपका कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका LAC है, पहले हम LAC को ड्रॉ करते हैं जो कि यू आकार का है। यहाँ पे LAC ड्रॉ होता है। उसके बाद LMC जो कि LAC को नीचे से ऊपर की ओर काटता है और LAC से ऊपर चले जाता है। ये हमारा LMC है और ये जो बिंदु है इसे हम ले लेते हैं A बिंदु। तो ये जो बिंदु है यहाँ तक हम उत्पादन कर सकते हैं। तो चलिए आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो अगले मॉडल टेस्ट पेपर के लिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।